हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। तो फ्रेंड्स, चैप्टर की शुरुआत होती है 11 साल के बच्चे से जिसका नाम था हेलमुट। एक बार क्या हुआ था कि हेलमुट अपने कमरे में लेटा हुआ था। तभी उसने नोटिस किया कि जो उसके मम्मी पापा हैं वो आपस में कुछ बात कर रहे हैं। तो हेलमुट के पापा उसकी मम्मी को बोलते हैं कि अब वक्त आ चुका है कि वो सुसाइड कर ले, क्योंकि अब हमारे साथ भी वही होने वाला था जैसा हमने ज्यूस के साथ किया था। ये सब बातें हेलमुट चुपचाप सुन रहा था। ठीक है, अगले दिन क्या होता है कि हेलमुट का परिवार घूमने जाता है और वे एक अच्छा वक्त बिताते हैं सब एक दूसरे के साथ। उस दिन को वो बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं और उससे अगले दिन खबर आती है कि जो हेलमुट के पापा हैं उन्होंने ऑफिस में खुद को गोली मार ली। ठीक है, इस बात को लेकर जो है हेलमुट काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और बहुत ज़्यादा डर भी जाता है। वो इतना ज़्यादा डर जाता है कि अगले 9 सालों तक वो अपने घर पे खाना ही नहीं खाता, क्योंकि उसको डर था कि कहीं उसकी मम्मी उसको जहर दे के ना मार दे। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहे होंगे कि हेलमुट के पापा को ऐसा क्या डर था जिसकी वजह से उन्होंने सुसाइड मतलब उनको सुसाइड करना पड़ा। अगर हमें ये जानना है तो उससे पहले हमें पढ़ना होगा मतलब हिटलर का बर्थ से लेके एंड तक का पूरा समय। तो चलिए फ्लैशबैक में चलते हैं जब हिटलर का जन्म हुआ था। इस चैप्टर को हम टू फेजेस में पढ़ेंगे, एक 1914 तक का और दूसरा 1914 के बाद का। 1914 से पहले ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, इसलिए मैं बस आपको थोड़ा थोड़ा सही उसके बारे में बताऊंगा। तो हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया में हुआ। जो उनके पिता थे उनका नाम था एलोइस हिटलर और माँ का नाम क्लोरा प्लोजल। तो हिटलर का जो बचपन है वो बहुत गरीबी में बीता और उनके पिता से भी उनके ज़्यादा संबंध अच्छे नहीं थे, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, और जो हिटलर हैं वो बचपन से ही धार्मिक स्वभाव के थे, मतलब उनको प्रेयर करना अच्छा लगता था, पूजा घर जाके। तो इसीलिए वो बचपन में पादरी भी बनना चाहते थे। हिटलर बचपन से ही जर्मनी की राष्ट्रवादी सोच से काफी प्रभावित थे, इसीलिए ऑस्ट्रिया में रहने के बावजूद भी जर्मन नेशनल एंथम गाते थे। 1903 में पिता की डेथ के कुछ सालों में उनकी माँ भी चल बसी। ठीक है, तो अब हिटलर के पास कुछ भी नहीं रहा। वह एक वक्त के खाने के लिए भी मोहताज हो गए थे। अब पेट पालने के लिए हिटलर ने लेबर का काम करना शुरू किया। यही वो समय था जब हिटलर के अंदर यहूदियों के लिए नफरत पैदा हो गई। फिर 1913 का समय आता है जब हिटलर जर्मनी के एक शहर मुनिच में शिफ्ट हो गए और जर्मन आर्मी को ज्वाइन करने के लिए अप्लाई किया। 1914 में उनको जर्मन आर्मी में सिलेक्ट भी कर लिया गया। अब हम चैप्टर पे आते हैं। हिटलर के बारे में जो भी बहुत सारी चीजें हैं वो हम चैप्टर खत्म करने के बाद देखेंगे, जो जो बचता है। बच्चों, 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई। इस वॉर में कई सारे देशों ने भाग लिया। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट दो पावर्स के बीच लड़ा गया मेनली। एक थे अलाइड पावर्स और दूसरी थे सेंट्रल पावर। अलाइड पावर्स में आपके थे इंग्लैंड और फ्रांस, और सेंट्रल पावर में थे आपके जर्मनी, ऑस्ट्रिया और टर्की। फिर बाद में रशिया ने भी एंट्री मार ली, किसमें, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में। फिर भी सेंट्रल पावर जीत जाती, लेकिन 1918 से यूएसए का सपोर्ट मिल जाता है, किसको, अलाइड पावर्स को, जिसकी वजह से जर्मनी को हार का सामना करना पड़ता है। मतलब जर्मनी की हार का सबसे बड़ा कारण था यूएसए। तो जब जर्मनी हार जाती है तो वहां का जो एम्परर होता है वो एब्डिकेट कर देता है, मतलब अपना पद छोड़ देता है। तो जर्मनी की भी हार के बाद जब एम्परर ने अपना पद छोड़ दिया तो अब वहाँ गवर्नमेंट तो बननी ही थी, क्योंकि बिना गवर्नमेंट के कोई देश चल नहीं सकता। तो जर्मनी में एक जगह थी जिसका नाम था वीमार। वहाँ पर एक नेशनल असेंबली बनी जिसको वीमार रिपब्लिक फॉर्मेशन कहते हैं, और इसी के द्वारा जर्मन के लिए फेडरल स्ट्रक्चर और डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था। अब जर्मनी में भी डेमोक्रेसी आ गई थी, जिसकी वजह से जर्मन के लोग अब मेंबर्स को इलेक्ट करने के लिए वोट कर सकते थे, और ये वोट एडल्ट भी कर सकते थे, इंक्लूडिंग वुमेन। अब आप सोच रहे होंगे कि डेमोक्रेसी आई थी तो ये तो अच्छी बात थी, लेकिन ये वहाँ के लोगों को पसंद ही नहीं आई। क्यों पसंद नहीं आई थी वीमार रिपब्लिक? क्योंकि जो वीमार रिपब्लिक बना था उसने एक पीस ट्रीटी साइन की थी, मतलब एक तरह का समझौता, जिसको ट्रीटी ऑफ वर्सलाइस बोलते हैं, कहीं इसको वर्साइल भी बोलते हैं, जिसमें जर्मनी के ऊपर
काफ़ी चीज़ें थोपी गई थी। जर्मनी से काफ़ी चीज़ों को छीना भी गया था, जैसे उनकी टेरिटरीज छीन ली गई, उनका आयरन छीन लिया गया, उनका कोल भी छीन लिया गया, यहाँ तक कि उनकी आर्मी भी छीन ली गई थी, क्योंकि अलाइड नहीं चाहती थी कि जर्मनी अब आगे कभी वॉर लड़ पाए। इसके अलावा जर्मनी को 6 बिलियन यूरो का कंपनसेशन देने के लिए भी फोर्स किया गया था। जर्मनी में एक जगह थी राइनलैंड, जो अपने रिसोर्सेज के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थी, उसको भी छीन लिया गया। वहाँ के जो लोग थे वो अब अलाइड पावर्स का तो कुछ कर नहीं सकते थे, इसलिए वो सारा का सारा दोष गवर्नमेंट को दे रहे थे, क्योंकि गवर्नमेंट जो है उनकी वो क्यों हाथ पे हाथ रख के बैठी है। इसलिए लोगों को गवर्नमेंट पे शक भी हो रहा था, और यही वो कारण था जिसकी वजह से लोगों को वीमार रिपब्लिक पसंद नहीं आया। और जिन लीडर्स ने उस पीस ट्रीटी पे साइन किया था उनको नवंबर क्रिमिनल्स कहा गया, क्योंकि उन्होंने ही ट्रीटी ऑफ वर्सलिस पे साइन किया था, और साइन नवंबर में हुए थे, इसलिए नवंबर क्रिमिनल्स। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के कारण लोगों के ऊपर फिजिकली और मेंटली बहुत ही बुरा असर पड़ा था। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से पहले यूरोप के जो देश थे, ठीक है, जो कर्ज देते थे, अब उनकी हालत ऐसी हो चुकी थी कि वो खुद कर्ज में डूब गए थे। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट बहुत सारी समस्याओं को लेकर आया था, खासकर जर्मनी में। 1923 में जर्मनी के अंदर हाइपर इन्फ्लेशन हो गया था। हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है? मतलब अब जर्मनी में बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गई थी। अब ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि जर्मनी ने वॉर लड़ने के लिए बहुत ज़्यादा कर्ज लिया हुआ था, लेकिन कर्ज इतना ज़्यादा था कि जर्मनी अब उसे वापस ही नहीं कर पा रही थी, ठीक है। तो जिस कारण जर्मनी का जो गोल्ड स्टॉक था वो भी खत्म हो गया। इसी बीच क्या होता है, फ्रांस जर्मनी की एक जगह रूर उसको ऑक्यूपाई कर लेता है, जिसकी वजह से रिसोर्सेज में भारी गिरावट आ जाती है। पहले ही जर्मनी कंगाल था, रूर के छिन जाने के बाद वो और भी कंगाल हो जाता है। तो ये देखते हुए वहाँ की गवर्नमेंट अंधाधुंध करेंसी छापना शुरू कर देती है, जिससे करेंसी की वैल्यू गिर जाती है और चीज़ों के दाम आसमान छूने लगते हैं, और इसी चीज़ को हाइपर इन्फ्लेशन बोला गया। ऐसी परिस्थिति में जर्मनी की मदद करने के लिए कौन आगे आता है? यूएसए। उन्होंने जर्मनी की मदद करने के लिए डावेस प्लान बनाया, जिसके तहत यूएसए जर्मनी को छोटे छोटे लोन देता था, जिससे जर्मनी की स्थिति सुधर सके। और ऐसा हुआ भी, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन 1929 में यूएसए में ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आ जाता है। क्यों आता है? क्योंकि यूएसए का जो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज था वो क्रैश हो जाता है, और जो थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल रहा था जर्मनी को वो अब बंद हो जाता है। यूएस खुद ही इतनी बदतर हालत में था कि वो क्या ही दूसरों की मदद करेगा। तो क्या इफेक्ट आता है यूएसए में ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन का? देखिए, यूएसए की जो नेशनल इनकम थी वो आधी हो जाती है, उनकी फैक्ट्रीज भी बंद हो जाती है, एक्सपोर्ट रुक जाता है, लोगों के पास पैसे ही नहीं बचते, मतलब यूएसए की भी बुरी हालत हो जाती है। अब ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन का जर्मनी पे क्या असर पड़ता है, चलिए वो भी देख लेते हैं। जो उनका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो भी 40% तक गिर जाता है, 6 मिलियन लोग बेरोजगार हो जाते हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज भी बढ़ जाती हैं, लोगों के बिजनेस बंद हो जाते हैं, किसानों की फसलों के दाम गिर जाते हैं, महिलाएं अपने बच्चों का पेट नहीं पाल पा रही थी। अब जो गवर्नमेंट थी वो भी इन प्रॉब्लम्स का अच्छा सोल्यूशन नहीं निकाल पा रही थी, और जो थोड़ा बहुत भरोसा था लोगों का बीमार रिपब्लिक के प्रति वो भी अब खत्म होता जा रहा था। और यहीं से राइज होता है आपके फेवरेट हिटलर का। तो बच्चों, हम पहले ये देख लेते हैं कि 1914 से 1929 तक हिटलर ने क्या क्या किया, फिर हम 1929 पे आएंगे। हिटलर ने 1914 में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में पार्टिसिपेट किया था, है ना, और वहाँ पे उसने बहुत अच्छा काम भी किया, जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा मेडल भी मिले। लेकिन जर्मन आर्मी के सरेंडर से उसको काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ था। इसके लिए उन्होंने ना जो जर्मन के नेता थे उनको जिम्मेदार ठहरा दिया। 1919 में हिटलर ने जर्मन वर्कर्स पार्टी ज्वाइन की। ये पार्टी यहूदियों की विरोधी थी। आगे चलकर इसी पार्टी का नाम बदलकर नाजी रखा गया था, और हिटलर यहूदियों के खिलाफ भाषण देकर काफी लोकप्रिय हो गए। जर्मनी की आर्थिक स्थिति भी ज्यादा अच्छी नहीं थी, और उसको सुधारने की बातें करके हिटलर अपनी लोकप्रियता बढ़ाते जा रहे थे। इसी लोकप्रियता को देखते हुए उनको जर्मन वर्कर्स पार्टी का चेयरमैन भी बना दिया गया। कब?
1921 में। 1923 में उस समय की सरकार को गिराने का भी प्रयास किया हिटलर ने, लेकिन उसमें वो असफल हो गया और 1924 में राष्ट्रद्रोह के मामले में उसको 5 साल की सजा हुई, लेकिन 13 महीने ही जेल में रखा गया। और उसी दौरान उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था मेन कैम्प। हिटलर के जेल से निकलने के बाद जर्मनी की जो आर्थिक स्थिति थी वो अब बहुत बेहतर हो चुकी थी, और हिटलर को कुछ ऐसा करना था कि वह लोगों की नज़र में आ सके, कि मतलब वो लोगों की नज़र में आना चाहता था। तो 1929 में उसको ये मौका मिला। अब आ गए हैं हम सेकंड फेज पे। ये जो मैंने लिखा था ना, ये मैंने आपको बताया 1914 से 1929 तक हिटलर ने क्या क्या किया। तो मैंने आपको बताया था 1929 में जर्मन स्टॉक मार्केट भी अब बहुत ज़्यादा नीचे आ चुका था, लाखों लोग बेरोजगार हो गए थे और बहुत सारे बैंक भी बंद हो गए थे। अब हिटलर दोबारा से इकोनॉमिक स्टेटस को पटरी पर लाने की बातें करके लोगों की नज़रों में छा गया। तो 1929 में इकोनॉमिक डिप्रेशन आता है और इसी बात का फ़ायदा उठाता है अपना हिटलर और लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। आपको तो पता ही है, हिटलर एक पावरफुल स्पीकर था और वो लोगों से वादा करता है कि अगर आप मुझे वोट करते हो तो मैं आपकी सारी समस्याओं को ख़त्म कर दूंगा। ऐसा होता भी है। मतलब 1932 में जो नाजी पार्टी होती है, हिटलर की पार्टी, वो इलेक्शन जीत जाती है। उसको जर्मन पार्लियामेंट में 37% वोट मिलते हैं। तो हिटलर लोगों से कुछ वादे भी करता है इलेक्शन जीतने के लिए। हिटलर पहला वादा ये करता है कि वो जर्मनी को एक बहुत शक्तिशाली देश बनाएगा। दूसरी बात वो ये कहता है कि जो प्रोविजंस हुए थे ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में, वो उनको सबको हटवाएगा। वो हर एक की इंडिविजुअल की मतलब हर एक इंडिविजुअल की डिग्निटी वापस दिलवाएगा। एवरी सिटीजन ऑफ जर्मनी गेट एम्प्लॉयमेंट। और जो बाहर के देशों का इंटरफेरेंस है जर्मनी के अंदर, वो उसको भी स्टॉप करेगा। इलेक्शन जीतने के बाद हिटलर ने काफ़ी सारी पब्लिक मीटिंग्स की ताकि लोगों का सपोर्ट गैदर कर सके। धीरे धीरे हिटलर का सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया और हिटलर पावर में आ गया। तो जो वहाँ के प्रेसिडेंट होते हैं हिंडनबर्ग, वो अपॉइंट कर देते हैं हिटलर को चांसलर ऑफ जर्मनी, जिससे हिटलर के हाथों में और ज़्यादा पावर आ गई। अब हिटलर सोचता है क्यों ना डेमोक्रेसी को हटाकर डिक्टेटरशिप सेटअप की जाए। तभी 27 फरवरी 1933 में एक घटना होती है। जो जर्मन की पार्लियामेंट होती है वहाँ पे आग लग जाती है और इसी बात का फ़ायदा उठाता है हिटलर। 28 फरवरी 1933 को फायर डिक्री आता है, जिस मतलब ये एक तरह का एक्ट होता है जिसके तहत लोगों के सारे राइट्स छीन लिए जाते हैं, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस, असेंबली, ये सब सस्पेंड हो जाता है। फिर 3 मार्च 1933 को एक अनेबलिंग एक्ट पास होता है और जैसे ही ये एक्ट पास होता है जर्मनी के अंदर से डेमोक्रेसी हट जाती है और डिक्टेटरशिप आ जाती है और यहीं से हिटलर बन जाता है डिक्टेटर हिटलर। आफ्टर बिकमिंग डिक्टेटर हिटलर बैन ऑल पार्टीज एक्सेप्ट वन, जो कि थी उसकी नाजी पार्टी। जर्मनी की इकोनॉमिक रिकवरी करने के लिए हिटलर एक इकोनॉमिस्ट को जिम्मेदारी देता है इस काम की, जिसका नाम था हजालमार शैशट। उसने क्या किया, उसने एक नीति अपनाई, फुल प्रोडक्शन फुल एम्प्लॉयमेंट। अगर प्रोडक्शन ज़्यादा होगी उसके लिए लोग भी ज़्यादा चाहिए होंगे, इससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। हिटलर ने अपनी फॉरेन पॉलिसी में बहुत सारे चेंजेस किए और उससे फ़ायदा भी हुआ। 1933 में जर्मनी लीग ऑफ नेशन से भी हट गया। इस वक्त यूएन की तरह ही एक ऑर्गेनाइजेशन था ये, मतलब जैसे आज यूएन है। तो हिटलर ने 1936 में राइनलैंड पे भी कब्जा जमा लिया। 1938 में उसने जर्मनी और ऑस्ट्रिया को एक कर दिया और स्लोगन दिया, वन पीपल वन एम्पायर एंड वन लीडर। फिर हिटलर ने जर्मन स्पीकिंग सुडेंटन लैंड की तरफ मतलब बढ़ा वो, और वहां पर भी उसने कब्जा जमा लिया। अब जो बच्चों इकोनॉमिस्ट थे हजालमार शैशट, जो जर्मनी की इकोनॉमी को सुधारने में लगे हुए थे, वो इकोनॉमिस्ट के साथ साथ एक अच्छे एडवाइज़र भी थे। तो वो हिटलर को कहते हैं कि जहाँ तुम देश की इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के बारे में सोचना चाहिए, कि मतलब तुम्हें देश की इकोनॉमी को सुधारने के बारे में सोचना चाहिए, वहाँ तुम वॉर लड़ रहे हो। तुम्हें ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करने चाहिए इन चीज़ों में। लेकिन हिटलर के मंसूबे एकदम क्लियर थे।
कि उसको वॉर ही लड़ना था। हिटलर का मानना ये था कि मैं अपनी कंट्री में डेवलपमेंट क्यों करूं जबकि मैं दूसरी डेवलप्ड देश पे कब्जा कर सकता हूं। जालमर शेशट को हिटलर की ये बातें पसंद नहीं आती और वो हिटलर का साथ छोड़ देता है। तो हिटलर चूज एज द वे आउट ऑफ द इकोनॉमिक क्राइसिस। तो अब क्या होता है, ऑन 1 सितंबर 1939 जर्मनी पोलैंड पे हमला कर देता है और साथ ही उस पे कब्जा भी जमा लेता है। और ये देखकर फ्रांस और इंग्लैंड को बहुत बुरा लगता है, जिससे फ्रांस और जर्मनी के बीच जंग छिड़ जाती है और यहीं से आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होता है। तो सितंबर 1940 में एक ट्राइपैक्ट साइन होता है। इस ट्राइपैक्ट के तहत जर्मनी के साथ दो और कंट्रीज आके मिल जाती हैं। अब जर्मनी अकेला नहीं था, उसके साथ इटली और जापान भी थे। लेकिन होता क्या है, जून 1941 में हिटलर रशिया पे अटैक कर देता है। अब जर्मनी दो तरफ से हमले झेल रहा था, वेस्टर्न बॉर्डर से इंग्लैंड की ओर से और ईस्टर्न बॉर्डर से रशिया की ओर से, मतलब सोवियत यूनियन की ओर से, जहां पे रशिया ने जर्मनी को बहुत बुरी तरह से हराया था। रशिया पे हमला करना हिटलर का बहुत ही खराब डिसीजन था। यूएसए वर्ल्ड वॉर में पड़ना ही नहीं चाहता था, लेकिन जापान ने इंडो चाइना पर कब्जा कर लिया। इंडो चाइना इंडो चाइना 3 देशों का समूह है, लाओस, वियतनाम और कंबोडिया, जहां पर ना फ्रांस का राज था। लेकिन इससे यूएसए को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जापान ने एक गलती कर दी, उसने यूएस के नेवल बेस पर अटैक कर दिया जिसका नाम था पर्ल हार्बर। इस घटना के बाद 8 दिसंबर 1941 के दिन वर्ल्ड वॉर 2 में एंट्री कर ली यूएसए ने। फिर उसके बाद तो वॉर फिनिश होनी ही थी। वर्ल्ड वॉर टू वर्ल्ड वॉर टू मई 1945 में एंड होती है। ठीक है, दो चीजों के साथ। पहली थी जर्मनी की हार, दूसरी थी जापान पे बॉम्ब गिराना। और इस सब का कारण हिटलर ही था, जिसकी वजह से करोड़ों लोगों की जानें गई थी। हिटलर ने सब कुछ खो दिया था, लोगों का भरोसा, अपनी पावर, अपना देश। इसलिए वो बर्लिन में अपने परिवार के साथ सुसाइड कर लेता है। तो बच्चों, मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में एक स्टोरी सुनाई थी कि हेलमुथ के पापा सुसाइड कर लेते हैं। तो वो सुसाइड इसलिए करते हैं क्योंकि वो भी नाजी पार्टी के सपोर्टर थे। मई 1945 तक जर्मनी सरेंडर कर देती है और अलाइड पावर जीत जाती है। फिर इसके बाद इंटरनेशनल मिलिट्री ट्राइब्यूनल एस्टेब्लिश होता है। मतलब ये एक तरह का कोर्ट होता है जो वॉर क्रिमिनल्स को सजा दे रहे होते हैं, क्योंकि नाजी पार्टी के लोगों ने बहुत सारे क्राइम किए थे, जैसे कि क्राइम अगेंस्ट पीस, वॉर क्राइम, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। मतलब इन्होंने काफी मासूम लोगों पर अत्याचार किया था, बल्कि उनको मार ही दिया था। नाजी पार्टी के लोगों ने वर्ल्ड वॉर 2 की आड़ में 6 मिलियन ज्यूज को मारा था, 2 लाख जिप्सीज को मारा था, 1 लाख पोलिश सिविलियंस को भी मारा था और 70,000 जर्मन्स को भी मारा था जो फिजिकली और मेंटली डिसेबल थे। Now we talk about Nazi ideology. According to their ideology, there was no equality between people, but only a racial hierarchy. जर्मनी के अंदर टॉप प्रायोरिटी ऐसे लोगों को दी जाती थी जिनकी नीली आंखें होती थी, इनको नॉर्डिक आर्यंस बोलते थे। और लोअर प्रायोरिटी किनको दी जाती थी, ज्यूज को। हिटलर को सबसे ज्यादा नफरत ज्यूज लोगों से ही थी। इसका भी क्या कारण था, देखिए। हिटलर का मानना था कि ज्यूज ने ही, मतलब जो ये ज्यूज लोग होते हैं, इन्होंने ही जीसस क्राइस्ट का कत्ल किया था और वो इनसे पर्सनली भी हेट करता था। इसलिए नाजी के लोगों ने उनका ज्यूस का बायकॉट करना शुरू कर दिया। नाजी लोगों ने उनके साइनागोजियस, मतलब जहाँ पे वो पूजा करते थे, उनको भी जला दिया। गवर्नमेंट जॉब से ज्यूस को निकाल दिया और उनके घरों को भी जला दिया। हिटलर बहुत ज़्यादा मास किलिंग करता था, मतलब एक बार में काफ़ी सारे ज्यूस को मार देता था। और हिटलर कहता था कि मैं मास किलिंग नहीं कर रहा हूँ, बल्कि एक स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहा हूँ, क्योंकि अगर हमें एक अच्छी सोसाइटी चाहिए तो हमें अनडिजायरेबल लोगों को मार देना चाहिए। हिटलर का मारने का तरीका एक अलग ही प्रकार का था। वो बहुत ही भयानक तरीके से मारता था लोगों को। वो क्या करता था, लोगों को एक चैम्बर में बंद कर देता था
और उसमें एक जहरीली गैस छोड़ देता था। वो ज्यूज लोगों को बहुत गंदे इलाके में रहने के लिए मजबूर करता था, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बीमारियाँ फैल सकती थी। और जो वहाँ रहने के लिए मना करता था, वो उनको स्पेशल ट्रीटमेंट देता था। हिटलर बच्चों को भी टारगेट करता था, क्योंकि वो जानता था कि बच्चे ही देश का फ्यूचर हैं। और हिटलर ये बात भी जानता था कि बच्चे किसी भी चीज़ को जल्दी ही अडॉप्ट कर लेते हैं एज कम्पेयर टू अदर। क्योंकि आप खुद ही सोचो, अगर बच्चों को बचपन से यही सिखाया जाएगा कि हिटलर ही तुम्हारा भगवान है, तुम्हें उसकी पूजा करनी चाहिए, तो सीधी सी बात है कि वो बड़े होकर भी हिटलर को ही भगवान मानेंगे। हिटलर ने सारे ज्यूस टीचर को स्कूलों से हटवा दिया और बच्चों को भी सेग्रीगेट कर देता है, मतलब ज्यूस को अलग और जर्मन को अलग। और बाद में ज्यूस किड्स को स्कूल से भी बाहर करवा देता है। हिटलर स्कूलों की किताब में ही बदलवा देता है, उसमें सिर्फ नाजी आइडियोलॉजी ही पढ़ाई जाती है, जिससे बच्चों को नाजी आइडियोलॉजी सिखा सके। अब स्कूलों में बस यही सिखाया जा रहा था कि जो ज्यूज होते हैं उनसे हेट करो, हिटलर और नाजी पार्टी को सपोर्ट करो, सल्यूट करो उनको, और हमेशा उनके प्रति लॉयल रहो। इसी तरह की बातें स्कूलों में सिखाई जाने लगी। इसके अलावा हिटलर कई सारे यूथ ऑर्गेनाइजेशन भी चलाता था, जिससे किड्स के अलावा यूथ को भी टारगेट कर सके। जो बच्चे 10 से 14 साल की उम्र के होते थे, उन्हें जंग वॉक में भर्ती करा दिया जाता था। वो बेसिकली हिटलर का ही एक ऑर्गेनाइजेशन था, जहाँ पर बच्चों को आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग, फिजिकल ट्रेनिंग दी जाती थी। जैसे ही वो बच्चा 14 साल का हो जाता था, वो एक और ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना पड़ता था उसको, मतलब जिसका नाम था नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिटलर के द्वारा ही बनाया गया था 1922 में। जैसे ही वो बच्चा 18 साल का होता था, उसे लेबर सर्विस में भेज दिया जाता था और उसके बाद उसे आर्मी ज्वाइन करा दी जाती थी। अब देखते हैं हिटलर वुमेन के बारे में क्या सोचता था। हिटलर ऐसा मानता तो था कि मदर एक इम्पोर्टेंट सिटीजन है। उसने 1933 में एक बार बोला भी था, इन माई स्टेट द मदर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिटीजन। लेकिन वो सारी माओ को एक समान नहीं मानता था। जो माएँ ज्यूज और अनडिजायरेबल बच्चों को जन्म देती थी, उन्हें वो पनिश करता था, और जो डिजायरेबल बच्चों को जन्म देती थी, उनको रिवॉर्ड भी दिया जाता था। उनको हर एक चीज में ही डिस्काउंट दिया जाता था। इसके अलावा उन्हें रिवॉर्ड्स भी मिलते थे ऑन द बेसिस ऑफ हाउ मेनी चिल्ड्रन अ मदर गिव्स बर्थ। जैसे 4 चिल्ड्रन के लिए उनको ब्रॉन्ज क्रॉस मिलता था, 6 चिल्ड्रन के लिए सिल्वर क्रॉस, 8 चिल्ड्रन या उससे ज़्यादा के लिए गोल्ड क्रॉस दिया जाता था। अब देखते हैं जर्मनी के लोग क्या सोचते थे ये जो नाजी आइडियोलॉजी थी उसके बारे में। तो जर्मन के अंदर ज़्यादातर लोगों ने तो ये मान ही लिया था कि नाजी आइडियोलॉजी अच्छी है, और वो भी ज्यूस के लोगों से नफरत करने लगे थे। नाजी लोगों ने मीडिया का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया था ज्यूस के खिलाफ हेट फैलाने के लिए। इनफैक्ट उन्होंने काफ़ी सारी फिल्म्स को भी टेलीकास्ट करवाया, जिससे जर्मनी के अंदर ज्यूस के लिए काफ़ी ज़्यादा हेट बढ़ गई। ऐसी एक फिल्म थी जिसका नाम था इटर्नल ज्यूस, जिससे ज्यूस को बहुत ही बुरा दिखाया गया था। ज्यूस चाहते थे कि सारी दुनिया को पता चल सके कि हमारे साथ क्या क्या हुआ है, इसलिए जब वो मर रहे थे ना ज्यूस, तब उन्होंने कुछ ना कुछ सुराग छोड़े थे, ताकि दुनिया को पता चल सके कि हिटलर ने ज्यूस लोगों के ऊपर कितना जुल्म किया है। बाद में ये सच पूरी दुनिया के सामने आया भी। हिटलर की, नाजी लोगों की और उनकी आइडियोलॉजी की बहुत ज़्यादा बेइज्जती हुई। इनफैक्ट उनको सज़ा भी मिलती है, लेकिन जो दर्द ज्यूज लोगों ने झेला था, उसके कंपैरिजन में उनको बहुत ही कम सज़ा मिली थी। आई होप आपको ये वीडियो तो पसंद आया ही है। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।